हेलो गाइस, दिस इज सोमी सिंह, फाउंडर ऑफ क्यारा एस्ट्रोलॉजी। आज मैं कुंडली एनालिसिस के ऊपर बात करूंगा कि कुंडली देखी कैसे जाती है, जिससे आप स्वयं अपनी कुंडली देखना सीख सकें। आपको सिंपल स्टेप्स फॉलो करने, आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी की कि राशियां कौन सी होती हैं, कौन से भाव होते हैं, किस भाव से हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। यदि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई और कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी के, आपको वो जानने की ज़रूरत है। यदि आप ये बेसिक्स जानना चाहते हैं तो मेरा गूगल ई बुक सेक्शन में, गूगल प्ले स्टोर में जाके आप मेरी ई बुक पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कुंडली एनालिसिस किया जाता है, किस लग्न में कौन से ग्रह किस तरह का रिजल्ट देते हैं, उसमें कंप्लीटली डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप गूगल प्ले स्टोर के ई बुक सेक्शन में जाके आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो आज मैं डिस्कस करूंगा मेष लगन की कुंडली। मेष लगन की कुंडली में किस तरह से मारक कारक ग्रह डिसाइड किए जाते हैं, ग्रह किस तरह से रिजल्ट देंगे और कौन से नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है जिसकी वजह से हमारी उस बच्चे की विषुवत्तरी दशाएं किस तरह से चल रही हैं। तो आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी कोई सी भी लगन की कुंडली हो, आपको सिर्फ यही बेसिक प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं। आपकी चाहे वृष लगन की कुंडली है, मिथुन लगन की कुंडली है, कन्या लगन की कुंडली है, आपकी जो भी कुंडली है, बेसिक प्रिंसिपल्स आपको अपने लगन पर यही अप्लाई करना है। तो आज हम जानेंगे कि मेष लगन की कुंडली, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन की कुंडली ये क्यों बनी? क्योंकि लग्न में ही पहले घर में ही 1 नंबर लिखा हुआ है और 1 नंबर की राशि होती है मेष राशि, जिसके स्वामी होते हैं मंगल देवता। तो कुंडली में मंगल देवता को 2 राशियां मिली हुई हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मेष राशि मतलब 1 नंबर, वृश्चिक राशि मतलब 8 नंबर। अब आप चार्ट में देखिए 1 और 8 नंबर कहाँ लिखा हुआ है। तो 1 नंबर कुंडली के पहले घर में लिखा हुआ है और 8 नंबर कुंडली के 8वें घर में लिखा हुआ है। तो आपने जाना कि मंगल जो हैं हमारे लग्नेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं। तो मंगल को इस चार्ट में 2 घर मिले हुए हैं, 2 डिपार्टमेंट मिले हुए हैं और मंगल लग्नेश होने के कारण इस कुंडली के चीफ मिनिस्टर माने जाएंगे कि अब वो इस कुंडली के वो चीफ मिनिस्टर है। अब मंगल देवता ने सारे ग्रहों को अलग अलग डिपार्टमेंट बांटे हैं क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं। अपने उप मंत्रियों को वो कौन कौन से घर देंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट देंगे, आज हम ये जानेंगे। क्योंकि मंगल इस कुंडली में चीफ मिनिस्टर है, वही डिसाइड करेगा कि वो बाकी के ग्रहों को कौन कौन से डिपार्टमेंट देने वाला है। अब बात करते हैं शुक्र देवता को। शुक्र देवता को कुंडली में 2 राशियां मिली हुई हैं, वृष राशि और तुला राशि। वृष राशि और तुला राशि के स्वामी शुक्र देव होते हैं। तो वृष राशि कुंडली के 2 घर में लिखी हुई है और तुला राशि कुंडली के 7वें घर में लिखी हुई है। क्योंकि वृष राशि को हम 2 नंबर से डिनोट करते हैं, तुला राशि को 7 नंबर से डिनोट करते हैं। तो आपने सिंपल स्टेप्स में जाना कि शुक्र देवता 2 घर के मालिक हैं और 7वें घर के मालिक हैं और ये लग्नेश के विरोधी दल के माने जाते हैं। क्योंकि लग्नेश है मंगल और शुक्र देवता है दानव गुरु, लेकिन ये दोनों ग्रह एक दूसरे के पूरक भी माने जाते हैं। ये शत्रु जरूर हैं, आप एक दूसरे के विरोधी दल के हैं। मंगल देवताओं के सेनापति हैं और शुक्र देव जो हैं दानव गुरु हैं। तो ये आपस में एक दूसरे के विरोधी दल के होने के बावजूद भी ये ग्रह दोनों एक दूसरे के पूरक ग्रह माने जाते हैं। क्यों पूरक ग्रह माने जाते हैं? क्योंकि मंगल ग्रह हमारे शरीर का कारक ग्रह माना जाता है और शुक्र हमारे शरीर में सेक्स सिस्टम का कारक माना जाता है। तो ये दोनों चीजें कभी भी अलग नहीं हो सकती हैं। किसी इंसान का अगर शरीर है तो उस इंसान के शरीर के अंदर में सेक्स सिस्टम जरूर होगा। इसीलिए मैंने कहा यहाँ पर मंगल और शुक्र एक दूसरे के पूरक ग्रह माने जाते हैं। ये विरोधी दल के हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक दूसरे के पूरक भी हैं। तो आपने समझा यहाँ पर कुंडली में कि शुक्र देवता 2 और 7वें घर के मालिक हैं। अब अष्टम टू अष्टम थ्योरी अगर यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा तो अष्टम टू अष्टम थ्योरी क्या कहती है कि 8 में से 8वां घर मतलब 3 घर पे आ जाएंगे और काउंट हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करना है। 8 में से 8वां काउंट कीजिए, 3 घर पे आ जाएंगे, वहां से 12वां घर मतलब दूसरा घर। तो आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि अगर 2 घर का मालिक लग्नेश का एंटी पार्टी है, विरोधी दल का है या शत्रु है,
तो दूसरे घर का मालिक जो है मारक ग्रह कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पर शुक्रदेव दूसरे घर के मालिक होने की वजह से और लग्नेश के शत्रु होने के कारण अष्टम टू अष्टम थ्योरी के हिसाब से यहाँ पर शुक्र देवता एक मारक ग्रह बन चुके हैं और शुक्र देवता को दूसरे घर का मालिक हैं और सातवें घर के मालिक हैं। दूसरे घर से हम देखते हैं परिवार, धन, कुटुंब, बाड़ी, ये सारी चीजें हम देखते हैं। और सातवां घर हमारे पार्टनरशिप का होता है, पार्टनर का होता है, पत्नी का घर होता है, पति का घर होता है। तो सातवां घर हमारा पार्टनरशिप का भी माना जाता है, हमारे पार्टनर का घर है। तो यहाँ पर शुक्र देवता को 2 डिपार्टमेंट मिले हुए हैं जो कि इस कुंडली में मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे, कभी भी वो अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे। अब आते हैं बुध देवता के ऊपर। बुध देवता को इस चार्ट में 2 राशियां मिली हुई हैं, एक मिथुन राशि और कन्या राशि। मिथुन राशि कुंडली के 3रे भाव में है, कन्या राशि कुंडली के 6ठे घर में है। छठा घर होता है रोग का, रोग, ऋण, कर्जा, शत्रु, कोर्ट केस, लिटिगेशन, दुर्घटना, लंबी चलने वाली बीमारियां। तो ये सारे बुरी चीजें हमें छठे घर से देखते हैं। नौकरी भी देखते हैं, हाउस ऑफ कंपटीशन के एग्जाम हम किस तरह से क्लियर करेंगे। 3rd हाउस होता है हमारा पराक्रम का, स्वयं का पराक्रम, फिजूल की मेहनत, अननेसेसरी हार्डवर्क और भ्राता भाव, हमारे छोटे भाई बहन देखे जाते हैं और माता की मृत्यु भी देखी जाती है। तो आपने सिंपल तरीके से ये जान लिया 3रे घर से क्या देखते हैं, छठे घर से क्या देखते हैं। तो 3rd हाउस हमारी फिजूल का हार्डवर्क है और आज की डेट में किसी को हार्डवर्क करना पसंद नहीं है। सब चाहते हैं कि हमको कम मेहनत में इजीली हमको पैसा मिल जाए, भले ही हमारी मेहनत का पैसा हो लेकिन कम मेहनत में हमें अच्छा रिजल्ट मिले, हर कोई चाहता है। तो ये फिजूल का हार्डवर्क देखा जाता है 3rd हाउस से, स्वयं का पराक्रम देखा जाता है, पेशेंस भी देखा जाता है। तो कुंडली का 3rd हाउस जनरली अच्छा नहीं माना जाता है। और 6th हाउस हमारा रोग भाव है, रोग आते हैं, यहाँ से परेशानियां आती हैं, लंबी चलने वाली बीमारियां आती हैं और ये सारी चीजें इंसान को किसी को भी नहीं चाहिए। तो कुंडली में छठा घर भी खराब माना जाता है। तो बुध देवता कुंडली में 2 खराब घरों के मालिक होने की वजह से और लग्नेश मंगल के शत्रु होने के कारण, क्योंकि मंगल और बुध में अति शत्रुता मानी जाती है, तो शत्रु होने के कारण बुध देवता इस कुंडली में मारक ग्रह बनते हैं। मंगल देवता ने अपनी शत्रुता निभाते हुए बुध देव से उनको 2 बुरे घर के मालिक बना दिया, इसलिए बुध देवता इस कुंडली में एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। अब बुध देव की प्लेसमेंट कहीं भी हो जाए वो हमेशा खराब रिजल्ट देंगे। बुध देव यहाँ छठे घर के मालिक हैं। अगर बुध देव 6, 8, 12 घरों में बैठेंगे तो वो विपरीत राजयोग की थ्योरी में अगर वो आ जाते हैं तो ही अच्छा रिजल्ट्स देंगे, अदरवाइज वो खराब रिजल्ट देंगे क्योंकि वो कुंडली के मारक ग्रह हैं। तो आप विपरीत राजयोग की थ्योरी बाद में सीखिएगा। सबसे पहले ये जानिए कि 3रे और छठे घर के मालिक होने की वजह से यहाँ पर बुध देवता हमेशा खराब रिजल्ट देंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग की थ्योरी में बहुत कम केसेज में ग्रह आते हैं, क्योंकि उसकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। विपरीत राजयोग के लिए टर्म्स एंड कंडीशन है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। आप यही कंसीडर करके चलिए बुध देवता इस चार्ट में मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे और जो कि हमेशा खराब रिजल्ट देंगे। अब आते हैं चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा को कुंडली में 4था घर मिला हुआ है, क्योंकि कर्क राशि 4थे घर में लिखी हुई है और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो मंगल देवता ने चंद्रमा के साथ में मित्रता रखी हुई है, तो अपनी मित्रता निभाते हुए चंद्र देवता को 4थे घर का मालिक बना दिया। 4था घर होता है माता का, सारी सुख सुविधाओं का, भूमि का, प्रॉपर्टी, वाहन, गाड़ी, बंगला, इन सारी चीजों का होता है। हमारी नेटिव लैंड का भी घर होता है। तो चंद्र देवता से मित्रता निभाते हुए सारी सुख सुविधाओं का मालिक बना दिया। तो 4था घर हमारा केंद्र में भी है, अच्छा घर भी है और हम यहाँ से सारी चीजें, ये चीजें हमको चाहिए भी रहती हैं। तो चंद्र देवता इस कुंडली में एक योगकार प्लेनेट कंसीडर किए जाएंगे। वो इस चार्ट में हमेशा अच्छा रिजल्ट्स देंगे। वो अच्छा रिजल्ट्स तभी देंगे जब उनकी प्लेसमेंट कुंडली में कहीं अच्छे घरों में हो। अगर यही चंद्रमा कुंडली के 3rd हाउस में आ जाए, 6th हाउस में आ जाए, 8th हाउस में आ जाए, 12th हाउस में आ जाए, तो यही चंद्रमा खराब रिजल्ट देगा, क्योंकि एक अच्छा ग्रह बुरे स्थान पर बैठने से अशुभ हो जाता है। जैसे कि अगर समाज का कोई साधु संत है, अगर वो शराब के ठेके पे जाके बैठेगा तो उसे अशुभ माना जाता है, बलहीन नहीं माना जाता है। तो ऐसा चंद्रमा अब खराब हो जाएगा, ऐसा साधु खराब हो जाएगा, तो वहां पर उसके रिजल्ट्स में मारक तत्व आ जाएगा, क्योंकि अब वो मारक ग्रह बन चुका है। तो चंद्रमा अगर चार्ट में कहीं भी पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में
5 में, 7 में, 9 में, 10 में, 11वें घर में बैठेंगे तो चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, वो हमेशा आपकी हेल्प करेंगे। अगर चार्ट में चंद्रमा योग कारक ग्रह बना, आपने कैलकुलेट किया कि चंद्रमा योग कारक ग्रह, अगर योग कारक ग्रह सूर्य से अस्त हो जाए, फिर वो चाहे कहीं भी बैठे, कुंडली के तीसरे हाउस में बैठे, छठे, 8वें, 12वें, कहीं भी बैठे, अस्त अवस्था में ग्रह अशुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि अस्त की कंडीशन में उस ग्रह की रेज आपके शरीर पर नहीं पहुंचती हैं। अब रेज ही नहीं पहुंचेंगी तो आपकी वो रेज का इफेक्ट आपके शरीर पर है ही नहीं है। तो ऐसे में उस का रत्न धारण कर सकते हैं आप, चाहे वो भाव कौन सा हो, चाहे वो तीसरे घर में बैठे, छठे घर में बैठे, 12वें घर में बैठे, चाहे नीच के 8वें घर में बैठे चंद्रमा, अगर सूर्य से अस्त हैं तो अस्त की कंडीशन में आप चंद्रमा का मोती धारण कर सकते हैं और उनकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। वो हमेशा आपकी हेल्प करेगा, आपको कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। ये सिर्फ अस्त की कंडीशन में है। अगर उदय अवस्था में चंद्रमा कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में बैठेंगे तो हमेशा खराब रिजल्ट देंगे। अब आते हैं सूर्य देवता के ऊपर। सूर्य देवता को मंगल देवता ने 5वें घर का मालिक बनाया है और अपनी मित्रता निभाते हुए, सूर्य और मंगल आपस में मित्र हैं, अपनी मित्रता निभाते हुए उन्होंने 5वें घर का मालिक बना दिया। तो पंचमेश होने के कारण, संतान के घर के मालिक होने की वजह से सूर्य देवता इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि वो लग्नेश के मित्र भी हैं और उनकी एक राशि त्रिकोण में भी आ गई। सूर्य देवता को चार्ट में सिर्फ एक ही राशि मिली हुई है। 5वें घर से हम संतान देखते हैं, गर्भाशय देखते हैं, अपना पेट देखते हैं, लव लाइफ, रोमांस, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, एजुकेशन, ये सारी चीजें हम पंचम घर से देखते हैं। अब आते हैं हम कुंडली में बृहस्पति देवता के ऊपर। बृहस्पति देवता को इस चार्ट में 2 राशियां मिली हैं, जो कि धनु राशि और मीन राशि। धनु राशि कुंडली के 9वें घर में आ रही है और मीन राशि कुंडली के 12वें घर में आ रही है। तो ये पिता के घर के मालिक हैं, खर्चे के मालिक हैं। तो ये पिता के घर के मालिक होने की वजह से, लग्नेश के मित्र होने के कारण बृहस्पति देवता इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह बनते हैं। क्योंकि ये त्रिकोण में आ गई तीनों राशियां, तो मंगल देवता, सूर्य देवता और बृहस्पति देवता आपस में मित्र हैं। लग्नेश, पंचमेश, नवमेश हमेशा चार्ट में अच्छे माने जाते हैं। इन घरों के स्वामी हमेशा आपके मित्र बनेंगे, योग कारक ग्रह बनेंगे। तो आज आपने जाना कि बृहस्पति देवता इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि उनकी एक राशि मूल त्रिकोण राशि कुंडली के त्रिकोण में आने की वजह से वो एक योग कारक ग्रह बन चुके हैं, क्योंकि वो पिता के घर के मालिक हैं। एक पिता और पुत्र कभी भी आपस में शत्रु नहीं हो सकते हैं, इसलिए 9th हाउस का लॉर्ड आपका मित्र माना जाएगा, क्योंकि वो आपके पिता के कारक बन चुके हैं। तो आपने सिंपल तरीके से जान लिया कि किस तरह से मारक कारक देखा जाता है। अब आते हैं शनिदेव के ऊपर। शनिदेव को कुंडली में 2 राशियां मिली हुई हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। मकर राशि कुंडली के 10वें घर में लिखी हुई है और कुंभ राशि कुंडली के 11th हाउस में लिखी हुई है। तो 2 अच्छे घरों के मालिक हैं शनिदेव इस कुंडली में, लेकिन लग्नेश मंगल के शत्रु ग्रह हैं। तो शत्रु होने की वजह से शनिदेव को लेकिन 2 अच्छे डिपार्टमेंट मिले हुए हैं, तो शत्रु भी हैं और साथ में 2 अच्छे घरों के मालिक भी हैं। इसलिए शनिदेव इस कुंडली में एक एवरेज प्लेनेट कंसीडर किए जाते हैं, समग्रह माने जाते हैं। तो ऐसे में शनिदेव की प्लेसमेंट डिसाइड करेगी वो रिजल्ट्स कैसा देंगे। अगर कुंडली में शनिदेव की प्लेसमेंट कहीं अच्छे घरों में हो जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर वो नीच के हो गए, कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में जाके बैठ गए, तो वो बुरा रिजल्ट देंगे। तो आज आपने जाना कि थ्योरेटिकली हमने योग कारक मारक ग्रह कैसे डिसाइड किए। अब आते हैं प्रैक्टिकली। अब हम लाइव प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये ग्रह रिजल्ट्स कैसे देंगे। अब देखिए, ये मेष लगन का चार्ट है। मेष लगन के चार्ट में मंगल और चंद्रमा लग्न में ही बैठे हुए हैं। तो मंगल स्वराशि बैठे हैं, ऊपर में चंद्रमा यहां बैठे हुए हैं और राहु इनके 4th हाउस में बैठा हुआ है। सूर्य और केतु 10th हाउस में बैठे हुए हैं। शनि और शुक्र 9th हाउस में बैठे हुए हैं। बृहस्पति 8th हाउस में है और बुध देवता 11th हाउस में है। तो अब हम सीखेंगे कि प्रेडिक्शन कैसे किया जाएगा। देखिए, मंगल देवता स्वराशि होने की वजह से और केंद्र में स्वराशि होकर बैठे हैं, तो मंगल देवता इस कुंडली में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो एक राजयोग बना रहे हैं। रोचक नामक पंच महापुरुष योगों में एक राजयोग होता है, वो राजयोग बना रहे हैं। तो ऐसे केस में मंगल एक योग कारक प्लेनेट बना। मंगल की दशा अंतरा जब भी चलेगी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, क्योंकि मंगल इस
कुंडली में चीफ मिनिस्टर बने हैं। और मंगल की यहाँ पर डिग्री 3 डिग्री है, तो यहाँ पर मंगल का बल थोड़ा सा कम है क्योंकि सड़बल में थोड़ी सी कमी आ रही है। तो 3 डिग्री पर मंगल देवता यहाँ पर 30 से 40% से ज्यादा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में मंगल का यहाँ पर मूंगा भी धारण किया जा सकता है। मूंगा धारण करने से वो अष्टम घर के मालिक हैं, तो अष्टम घर को सेव करेंगे। अगर आपको कहीं अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है, कहीं मृत्यु तुल्य कष्ट जैसी कोई नौबत आ जाती है किसी ग्रह की वजह से, तो यही मंगल देवता आपको बचा के ले आएंगे। तो क्योंकि वो अष्टमेश भी हैं, तो अष्टम घर की रक्षा करेंगे सबसे पहले, क्योंकि वो आपके शरीर के मित्र बन चुके हैं। तो यहाँ पर मंगल देवता हमेशा आपकी हेल्प करेंगे क्योंकि वो कुंडली के चीफ मिनिस्टर हैं। तो वो बुरे घर के मालिक भी हैं, लेकिन वो साथ में उस घर की रक्षा करेंगे। तो आपको कभी भी अकाल मृत्यु जैसी चीजें कभी भी आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। अगर आप मूंगा धारण करके रखते हैं तो मंगल हमेशा आपको हेल्प करेंगे। चंद्रमा कुंडली के प्रथम हाउस में बैठे हैं, मतलब सारी सुख सुविधाओं के मालिक हैं चंद्रमा, माता के मालिक हैं। तो चंद्रमा ये सारी चीजें, सुख सुविधाएं, माता, भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी, गाड़ियां उठा के उन्होंने अपने ऊपर ही रख लिया बच्चे ने। क्योंकि पहला घर बच्चे का खुद का घर होता है, तो चंद्रमा उठ के पहले घर में आया है, मतलब सारी सुख सुविधाएं उठ के बच्चे के पास में चली गई हैं। तो ऐसे केस में देखा जाएगा कि बच्चा जो है बहुत अच्छे परिवार में जन्म लेता है, सारी सुख सुविधाओं के बीच में रहता है, गाड़ियों का सुख होता है, प्रॉपर्टी का सुख होता है, सारी सुख सुविधाएं उस बच्चे को मिलती हैं। तो यहाँ पे मंगल और चंद्रमा साथ बैठे हैं, तो एक ये राजयोग भी बनाएंगे, क्योंकि मंगल भी इस चार्ट में योग कारक ग्रह बना था, चंद्रमा भी योग कारक ग्रह बना था। तो मंगल और चंद्रमा योग कारक होने की वजह से इन दोनों ग्रहों का बल बढ़ जाएगा, क्योंकि दो मित्र एक साथ बैठे हुए हैं। और मंगल चंद्र की युति एक महालक्ष्मी राजयोग भी बनाती है। तो ये बहुत अच्छा राजयोग भी बना रहे हैं, और बच्चे ने सारी सुख सुविधाएं उठा के अपने ऊपर ही रखा हुआ है। मंगल लग्न में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा भड़कीला स्वभाव हो जाएगा बच्चे का, गुस्सैल हो जाएगा, जिद्दी हो जाएगा, लेकिन नो प्रॉब्लम। साथ में चंद्रमा भी बैठे हैं, तो बच्चे को अगर गुस्सा आएगा तो गुस्सा कहीं ना कहीं चंद्रमा के कारण शांत भी हो जाएगा। बच्चा दिल खुश रहेगा, खुश मिजाज का बच्चा रहेगा, ज्यादातर टाइम वो हंसता ही देखने को मिलेगा। इस बच्चे को रोने की आदत ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि चंद्रमा इनके मन का कारक है और वही चंद्रमा ऊपर आके बैठा हुआ है। तो ऐसा बच्चा कहीं ना कहीं शांत स्वभाव का भी रहेगा। मंगल के कारण थोड़ा सा गुस्सा बढ़ेगा, लेकिन वो शांत भी बहुत जल्दी हो जाएगा। राहु इनके कुंडली में चौथे घर में बैठे हुए हैं, तो राहु कर्क राशि में बैठने की वजह से, अपनी शत्रु राशि में बैठने की वजह से राहु देवता इस कुंडली में एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे, इनके शरीर के शत्रु ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। जब भी राहु की दशा अंतरा चलेगी, माता को परेशानी देगी, सुख सुविधाओं में कमी लेके आएगी, हार्ट, लीवर, लंग्स में परेशानी क्रिएट करेगी, क्योंकि छाती का पार्ट देखा जाता है कुंडली के चौथे हाउस से। और उनकी पांचवी दृष्टि जो अष्टम घर पे पड़ेगी, वहां से वो मृत्यु तुल्य कष्ट एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। अगर इस यहां पर मृत्यु तुल्य कष्ट वो एक्टिवेट करेगा राहु, और बच्चे ने अगर मूंगा पहना हुआ है, तो वो राहु मृत्यु तुल्य कष्ट एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। अगर बच्चे को कहीं चोट लगती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो ये सारी चीजों से मंगल देवता बचाने में बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। तो इस बच्चे को राहु का इफेक्ट कम करने के लिए मंगल का मूंगा धारण करना चाहिए, क्योंकि मंगल की दृष्टि राहु के ऊपर होने की वजह से मंगल देवता राहु को कहीं ना कहीं शांत कर लेंगे। और राहु की पांचवी दृष्टि अष्टम घर पर है, जो कि मंगल का खुद का घर है। अगर मूंगा पहनते हैं तो वो आठवें घर को भी नहीं खराब कर पाएंगे। राहु की दृष्टि 10th हाउस पे पढ़ने से, सूर्य के ऊपर पढ़ने से वो ग्रहण योग लगाएगा। तो अगर यहां पर ग्रहण लगाएगा तो यहां पर सूर्य प्रॉब्लम में आ जाएंगे, और सूर्य है हमारे पंचम घर के मालिक। पंचम घर से देखते हैं पेट, लव लाइफ, रोमांस, ये सारी चीजें देखी जाती हैं, एजुकेशन देखी जाती हैं, पेट की स्थिति देखी जाती है। अब राहु सूर्य पर ग्रहण लगाएगा तो पेट प्रॉब्लम में आ जाएगा। इस बच्चे का थोड़ा सा पेट कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके पेट में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना, पेट ठीक से साफ ना होना, इस तरह की इस बच्चे को प्रॉब्लम आना चालू हो जाएंगी। अब देखिए किस तरह से इसके पेट की प्रॉब्लम को ठीक किया जाएगा, क्योंकि राहु ने सूर्य पर ग्रहण लगाया हुआ है, और सूर्य हमारे पंचम घर के मालिक हैं, एक मित्र ग्रह हैं, योग कारक ग्रह बने थे सूर्य देवता इस चार्ट में। और सूर्य देवता की प्लेसमेंट एक अच्छे घर में, एक कर्म के घर में सूर्य देव बैठे हुए हैं, उनकी प्लेसमेंट भी अच्छी है। तो सूर्य देवता का यहाँ पर माणिक रत्न धारण किया जा सकता है। अगर बच्चा मूंगा भी धारण करे, साथ में सूर्य का माणिक भी धारण करे, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि माणिक धारण करने से बच्चे का
पेट थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। जो राहु इनके पेट में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है वो सारी प्रॉब्लम्स हट जाएंगी। अगर बच्चा माणिक धारण करता है तो सूर्य के ग्रहण से भी बच्चा बाहर निकल आएगा। जो ग्रहण लगा रहा है सूर्य, जो ग्रहण जो राहु की वजह से सूर्य के ऊपर लग रहा है वो भी बाहर आ जाएगा। तो यहां पर सूर्य का माणिक बच्चे को पहनना चाहिए, एक मंगल का मूंगा पहनना चाहिए, जिससे कि उसकी पेट की स्थिति और राहु का जो बुरा प्रभाव अष्टम घर पे पड़ेगा उसकी वजह से जो मृत्यु तुल्य कष्ट एक्टिवेट होंगे वो मूंगा धारण करने से कहीं ना कहीं वो मृत्यु तुल्य कष्ट समाप्त हो जाएंगे। अब केतु सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं, लेकिन केतु जो है शनि के घर में बैठे हुए हैं। 10th हाउस के मालिक शनि देव हैं और शनि देव के घर में केतु जाके बैठे हुए हैं, तो केतु इनके शरीर का मित्र माना जाएगा। लेकिन केतु सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं, एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है केतु, तो केतु का प्रभाव जो है सूर्य से मिला जुला हुआ रहेगा यहाँ पर। तो केतु ना तो केतु इस बच्चे को प्रॉब्लम देगा ना सूर्य प्रॉब्लम देगा, लेकिन दोनों एक साथ बैठने की वजह से सूर्य को ये थोड़ा सा कमजोर कर देगा। तो ऐसी स्थिति में सूर्य का माणिक बहुत जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केतु बच्चे को नुकसान देगा। केतु अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं, तो जब भी केतु की दशा अंतरा चलेगी इस बच्चे को हेल्प करेगी, इस बच्चे को करियर में आगे बढ़ाएगी। अब आते हैं बुध देवता पर। बुध देवता की प्लेसमेंट कुंडली के 11वें घर में, 11वें घर से हम छोटे मोटे रोग देखते हैं और वो रोगेश भी हैं, छठे घर के मालिक भी हैं। तो जब भी बुध देव की दशा अंतरा चलेगी इस बच्चे को हेल्थ इश्यूज आएंगे। किस तरह के हेल्थ इश्यूज आएंगे? स्किन रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि बुध देवता स्किन के कारक माने जाते हैं। लेकिन बुध की 7वीं दृष्टि हमारे 5वें घर पे पड़ेगी, तो 5वें घर पे पड़ने की वजह से बुध देवता हमारे पेट को भी कमजोर कर देंगे। अब वो पेट को कमजोर कर रहे हैं तो हमें पेट की स्थिति ठीक करने के लिए बुध देवता के यहाँ पर दान करने पड़ेंगे, बुध देव की एनर्जी को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बुधवार को कोई भी हरे कलर की चीजों का दान कर सकते हैं, बाजरा छत पर चिड़ियों को डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बुध देवता की एनर्जी को इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। और यहाँ पर बुध देवता की एनर्जी को और कंट्रोल करने के लिए सूर्य का माणिक पहनेंगे तो हमारा पेट सुरक्षित हो जाएगा, तो इजीली हम यहाँ पर बच जाएंगे। अब जैसे राहु यहाँ पर हमारा शत्रु ग्रह बना, राहु के उपाय भी आपको करने पड़ेंगे। जब भी राहु की दशा अंतरा चलेगी तो यहाँ पर राहु के छोटे मोटे दान करने हैं। जैसे चाय की पत्ती, अगरबत्ती का अगर आप दान कर देते हैं राहु की दशा अंतरा में, तो राहु का बुरा प्रभाव बच्चे के शरीर से निकल जाएगा, उनकी नेगेटिव रेज शरीर से शांत हो जाएंगी, तो फिर फर्दर कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अब आते हैं शनिदेव के ऊपर। शनिदेव कैसा रिजल्ट देगा? शनिदेव कुंडली के 9th हाउस में बैठे हुए हैं और वो कर्म और लाभ के मालिक हैं। 9th हाउस में बैठने से शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि शनिदेव 9th हाउस से बैठ के अपने ही घर को देख रहे हैं। उनकी तीसरी दृष्टि 11th हाउस पर पड़ रही है, तो वो अपने घर को देख रहे हैं। अपने घर को देख रहे हैं तो लाभ में हमेशा बढ़ोतरी करेंगे, पिता की ग्रोथ कर देंगे ये। तो यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव हमेशा इन बच्चे के फादर को ग्रोथ करेंगे, उनके इनकम में ग्रोथ करेंगे और उनका बच्चा मेहनती हो जाएगा, मेहनत करके पैसे अर्निंग करेगा, क्योंकि उनकी 7वीं दृष्टि 3rd हाउस पर पड़ रही है। और शनि देव की 10वीं दृष्टि कुंडली के 6ठे घर पर पड़ने की वजह से वो रोग भाव को भी कंट्रोल करेंगे, हेल्थ प्रॉब्लम को भी कम करने में हेल्प करेंगे। अब आते हैं शनि देवता। तो इस कुंडली में शनि का रत्न भी धारण किया जा सकता है, लेकिन शनि का रत्न ना तो मूंगा के साथ पहना जाएगा, ना माणिक के साथ पहना जाएगा, ना मोती के साथ में पहना जाएगा। तो यहाँ पर शनि का रत्न को जनरली आपको अवॉइड करना है, लेकिन आप पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, लेकिन सिर्फ शनि का रत्न ही धारण किया जाएगा। उस समय मूंगा, मोती और ये रत्न नहीं धारण किए जाएंगे। अब आते हैं बृहस्पति। बृहस्पति हमारे अष्टम घर में बैठे हुए हैं, जो कि 9th हाउस के लॉर्ड हैं। पिता को उठा के अष्टम घर में रख दिया तो कहीं ना कहीं ये पिता की थोड़ी बहुत परेशानियां यहाँ से बढ़ जाएंगी। पिता को थोड़ा सा कामकाज में अड़चने आना स्टार्ट हो जाएंगी और बच्चे की हेल्थ में भी वो गिरावट लेके आ जाएंगे। लेकिन हम 8वें घर से रिसर्च वर्क देखते हैं तो हायर एजुकेशन के मालिक हैं बृहस्पति देवता, क्योंकि 9th हाउस से हम हायर एजुकेशन देखते हैं। हायर एजुकेशन उठ के रिसर्च वर्क में आई है तो ऐसा बच्चा कहीं ना कहीं पीएचडी जरूर करता है,
पीएचडी करने के योग वो बना देंगे, रिसर्च के योग बना देंगे। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 12वें घर पे पड़ेगी, जो कि उनका अपना घर है, तो 12वें घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम वो देंगे नहीं। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि जब दूसरे घर पे पड़ेगी तो थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो देंगे। और बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि माता के घर पे पड़ रही है, वहां पर थोड़ा बहुत माता को वो परेशानी देंगे, सुख सुविधाओं में कमी लेके आएंगे। तो ऐसे में बृहस्पति को शांत किया जाएगा। यहाँ पर बृहस्पति का रत्न धारण नहीं किया जाएगा, क्योंकि बृहस्पति उदय अवस्था में अष्टम घर में बैठने से वो अशुभ हो चुके हैं, मारक बन चुके हैं। अगर यहाँ पर पुखराज धारण करोगे आप तो भाग्य के मालिक हैं, भाग्य तो जरूर अच्छा हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मृत्यु तुल्य कष्ट एक्टिवेट हो जाएंगे, जेल यात्रा के योग बनना चालू हो जाएंगे और फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगी, माता की परेशानियां बढ़ जाएंगी, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट होना चालू हो जाएंगे। तो यहां पर इस केस में बृहस्पति का पुखराज धारण नहीं किया जाएगा, सिर्फ बृहस्पति के पाठ पूजन दान करके बृहस्पति की शुभता को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब वो मारक ग्रह बन चुके हैं। तो प्रैक्टिकली लाइव प्रैक्टिकली आपने देखा इस चार्ट में मंगल देवता लग्न में बैठे हुए हैं, एक योग कारक बने, चंद्रमा भी लग्न में बैठे हुए हैं, वो भी योग कारक बने, सूर्यदेव 10th हाउस में बैठे हुए हैं, वो भी योग कारक बने। बृहस्पति देवता थियोरेटिकली योग कारक ग्रह थे, लेकिन उनकी प्लेसमेंट कुंडली के गलत भाव में आने से वो एक मारक ग्रह बन चुके हैं। तो यहां पर बृहस्पति देवता एक शत्रु ग्रह कंसिडर किए जाएंगे, यहां पर बृहस्पति का रत्न धारण नहीं किया जाएगा। और शुक्र देवता इस कुंडली में मारक हैं, तो शुक्र देवता कुंडली में चाहे कहीं भी बैठ जाएं, उनकी दशा अंतरा हमेशा इस बच्चे को प्रॉब्लम्स देगी, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम देगी, गुप्तांग से रिलेटेड प्रॉब्लम देगी। तो इस तरह की वो प्रॉब्लम्स लेकर आएगा, हेल्थ प्रॉब्लम भी लेके आएगा। और गोचर में शुक्र देवता जहां जहां मूव करते जाएंगे हमेशा वो उस घर से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे, क्योंकि शुक्र देवता इनके शरीर के शत्रु ग्रह बन चुके हैं, बुध देवता इनके शरीर के शत्रु ग्रह बन चुके हैं, और बृहस्पति देवता भी इनके शरीर के शत्रु ग्रह बन चुके हैं, और राहु भी शत्रु बन चुका है। तो ये 4 प्लैनेट की दशा अंतरा गोचर हमेशा इस बच्चे को प्रॉब्लम्स देगा, और बाकी के ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो आपने जाना इस कुंडली में 2 राजयोग भी बने हुए हैं, एक महालक्ष्मी राजयोग बना हुआ है, एक रुचुक नामक पंच महापुरुष योग भी बना हुआ है। तो ऐसा बच्चा बहुत अच्छे परिवार में जन्म लेता है, सारी सुख सुविधाएं भोगता है, गाड़ी भूमि वाहन प्रॉपर्टी सारी सुखों का मालिक होता है, और कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति इस बच्चे को जरूर मिलती है, क्योंकि अष्टम घर के मालिक मंगल देवता हैं, जो कि लग्न में ही बैठे हैं, और बच्चे ने पैतृक संपत्ति उठा के अपने ऊपर ही रख ली है। तो ऐसे बच्चे को पूरी की पूरी पैतृक संपत्ति मिलती है। ये एक लड़की की कुंडली है, बेटी की कुंडली है, तो इसको सारी की सारी पैतृक संपत्ति इसी बच्चे को मिलने वाली है। तो आपने देखा कि चार्ट में ग्रह किस तरह से रिजल्ट्स देते हैं। अब आप एक चीज और समझ लीजिए कि यहाँ पर रत्न कौन कौन से धारण कर सकते हैं। यहाँ पर मंगल देवता अच्छे घर में बैठे हुए हैं, जो कि योग कारक ग्रह हैं, तो यहाँ मंगल का मूंगा धारण किया जा सकता है। चंद्रमा 4थे घर के मालिक हैं, जो कि अच्छी जगह बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा का मोती भी धारण किया जा सकता है। सूर्य देवता 5म घर के मालिक हैं, संतान के घर के मालिक हैं, और अच्छे घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर सूर्य का माणिक भी रत्न धारण किया जा सकता है। बृहस्पति अष्टम घर में बैठे हुए हैं, जो कि मारक ग्रह बन चुके हैं, यहां पर बृहस्पति का पुखराज धारण नहीं किया जाएगा। शनि का रत्न आप धारण कर सकते हो, लेकिन मूंगा मोती और माणिक के साथ में नीलम धारण नहीं किया जाएगा, इसलिए यहां पर शनि के नीलम को आप अवॉइड कीजिए। अगर आप डिग्री चेक करेंगे तो मंगल की डिग्री 3 डिग्री है, तो यहां पर मंगल का मूंगा मैंडेटरी हो जाएगा। चंद्रमा की डिग्री 8 डिग्री है, उनके पास बल थोड़ा कम है, और साथ में मेष राशि में अग्नि तत्व राशि में बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा का बल थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पे चंद्रमा का मोती आप धारण कर सकते हैं। सूर्य के ऊपर ग्रहण लग रहा है और सूर्य की डिग्री भी कमजोर है, तो यहाँ पर सूर्य का माणिक और ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि इस बच्चे को पेट से रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम चालू हो जाएंगे। इसलिए सूर्य का माणिक अगर पहना जाएगा अच्छा क्वालिटी का, तो यहाँ पर उसका पेट जरूर कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए ये बच्चा 3 रत्न धारण एक साथ कर सकता है, मूंगा मोती माणिक, या तो आप पेंडेंट में पहन सकते हैं। सबसे अच्छा है अगर बच्चा बड़ा है तो आप हाथ में डलवाइए, रिंग में डलवाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा।
तो आज आपने सिंपल तरीके से जाना कि ग्रह किस तरह से रिजल्ट्स देते हैं और योग कारक मारक ग्रह कैसे कंसीडर किए जाते हैं और कुंडली एनालिसिस करते कैसे हैं। तो सिंपली इस चार्ट में आपने समझ लिया कि बुध देवता, शुक्र देवता, राहु देवता और बृहस्पति देवता ये चार्ट में मारक ग्रह बन चुके हैं। अब इन ग्रहों के सिर्फ पाठ पूजन होंगे, दान होंगे, हवन होंगे, बस इससे ज़्यादा इन ग्रहों का कुछ नहीं करना है। जब भी इन ग्रहों की दशा अंतरा चलेगी, अगर बुध की दशा अंतरा चलेगी तो बाजरे का आप दान कर सकते हैं, बाजरा पंछियों को डाल सकते हैं, हरी चीज़ों का दान कर सकते हैं, किन्नर को कुछ भी खाने को दे सकते हैं, उससे बुध देवता की नेगेटिव एनर्जी कम करने में हेल्प हो जाएगी। राहु के उपाय कैसे होंगे? राहु के लिए आप शनिवार को सूर्यास्त के बाद में और अमावस्या के दिन में चाय पत्ती अगरबत्ती का आप दान कर सकते हैं, गोमेद जल प्रवाह कर सकते हैं, बिजली का तार जल प्रवाह कर सकते हैं। इससे राहु की मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर से निकलना स्टार्ट हो जाएगी। राहु के जो भी उपाय होंगे सूर्यास्त के बाद ही होंगे, तो एवरी सैटरडे सूर्यास्त के बाद में उपाय करेंगे तो राहु की मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जी निकलने में सहायक हो जाएगी। और यहाँ पर आप जो है राहु के मंत्र जाप भी कर सकते हैं, ओम राम राहवे नमः, सूर्यास्त के बाद में सोने से पहले भी कर सकते हैं, बिस्तर पर लेटकर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुध देव के लिए आप ओम बुद्धाय नमः का जाप कर सकते हैं, ये किसी भी समय आप कर सकते हैं। राहु के मंत्र जाप सिर्फ नाइट को कर सकते हैं, सूर्यास्त के बाद कर सकते हैं। अब आते हैं शुक्र देवता के ऊपर। शुक्र देवता की जब भी दशांतरा चलेगी वो हमेशा खराब रिजल्ट देंगे, तो ऐसे में आपको दूध, चीनी, चावल, इत्र, इन सारी चीज़ों का आप शुक्रवार को आप दान कर सकते हैं। कोई भी एक चीज़ दान कर सकते हैं, कभी इत्र दान कर दिया, कभी दूध दान कर दिया, कभी चावल दान कर दिया। वो भी फ्राइडे के दिन ही करना है, किसी और दिन नहीं करना है। तो फ्राइडे को आप किसी भी समय में इन चीज़ों का आप दान करते हो। किसी लेडीज़ को अगर आप सौंदर्य से रिलेटेड चीज़ें जैसे क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, अगर इन चीज़ों का अगर आप किसी लेडीज़ को दान कर देते हैं तो यहाँ पर शुक्र देवता को शांत इजीली किया जा सकता है, क्योंकि इस चार्ट में शुक्र देवता 14 डिग्री पे बैठे हुए हैं जो कि 100% नेगेटिव रिजल्ट देंगे। और ऐसे में अगर शुक्र की एनर्जी को शांत नहीं किया तो वो हेल्थ प्रॉब्लम्स देंगे, पिता को प्रॉब्लम्स देंगे, फिजूल का हार्ड वर्क एक्टिवेट कर देंगे। और आपको बस अब दशाएं कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो विषोत्तरी दशा आप जब भी कंप्यूटर से कुंडली निकालेंगे तो उसमें सारी की सारी मेंशन रहती हैं। तो आपको 3 दशाएं देखनी है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा। ये 3 दशाएं आपके शरीर पर इफेक्ट डालती है। महादशा 75% रोल प्ले करती है, अंतरदशा 20% रोल प्ले करती है और प्रत्यांतर दशा 5 से 10% रोल प्ले करती है। तो प्रत्यांतर दशा भी कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। तो इन 3 दशाओं को आपको कंसीडर करना है। अगर इन 3 दशाओं में से कोई भी दशा खराब होती है तो उस ग्रह का आपको दान चालू कर देना है, इसी से आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी। अगर एक भी दशा कहीं भी गड़बड़ होती है तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, साथ में अच्छा भी रहेगा क्योंकि कुछ दशाएं अच्छी चल रही हैं। अगर तीनों ही दशाएं अगर किसी बच्चे की खराब हो जाएं एक समय में तो उस बच्चे को बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। ऐसे में उन तीनों दशाओं के उपाय करने पड़ेंगे। तीनों ग्रहों के जो भी दशाएं चल रही हैं उस बीच में उसके दान पाठ पूजन करके उस ग्रह को इजीली शांत किया जा सकता है। जब भी आप दान करते हैं किसी ग्रह का तो उसकी मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जी 2 से 3 महीने में हमारे शरीर से कम हो जाती है और 2 से 3 महीने बाद आप कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाएंगे कि आपकी नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से निकल चुकी है। अब आपको रेगुलर दान करते रहना है जिससे कि आपको 1% भी प्रॉब्लम्स नहीं आ पाएगी। तो आप इस तरह से अपने भाग्य को भी चेंज कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से रोका जा सकता है। इसमें कोई डाउट करने की कोई चीज नहीं है। अगर आप इन ग्रहों के रेगुलर दान करना स्टार्ट कर देंगे तो लाइफ की 2% प्रॉब्लम भी नहीं रहेंगी। इजीली आप 100% प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपको पॉजिटिव एनर्जी शरीर में बढ़ानी है, नेगेटिव एनर्जी को कम करना है और लाइफ को बैलेंस बना के रखना है। कर्म जरूरी है, कर्म करते रहना है, प्लस कुंडली के योग देख लेने हैं, कुंडली के योग क्या कहते हैं उनको फॉलो करना है। बाकी का अपने कर्म को प्रधान मानना है, कर्म ही सब कुछ है। आप पहले कर्म कीजिए, साथ में कुंडली के योग भी फॉलो कीजिए। इस तरह से लाइफ को बैलेंस बनाया जा सकता है पूरी तरह से और लाइफ की हर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। थैंक यू। अगर आप मेरे साथ में एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी के सिंपल बेसिक की जानकारी अगर आपको चाहिए तो गूगल प्ले स्टोर्स में ई बुक सेक्शन में जाके आप मेरी ई बुक
पढ़ सकते हैं, वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर लग्न वाइज सारी कुंडलियों की जानकारी दी हुई है। साढ़े साती कैसे देखी जाती है, ढैया कैसे देखी जाती है, और कौन से ग्रह मारक बनेंगे, किस ग्रह का रत्न धारण करना है, ये सारी जानकारी मैंने उस बुक में दी हुई है। तो आप इजीली उस बुक को फॉलो करके घर बैठकर ज्योतिषी भी सीख सकते हैं और अपने जीवन को संभाल सकते हैं।